हाय गाइस, यू वाचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस। देखो, हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया हुआ था। उसमें आज हम लोगों को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने थे। ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट जैसी कोई चीज़ ये होती नहीं है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में दीज आर द लीगल ओब्लिगेशंस इम्पोज्ड बाय लॉ। मीन्स यहाँ कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई बात नहीं है, ये तो लीगल ओब्लिगेशंस हैं जो कानून ने आपके ऊपर इम्पोज की हुई हैं। और ये 5 तरह की लीगल ओब्लिगेशंस हैं जो कि सेक्शन 68 से लेके 72 तक कवर अप होंगी। मीन सेक्शन 68 टू 72 बोथ आर इंक्लूसिव। इट मीन्स ये कितने सेक्शन बन जाते हैं? ये 5 सेक्शन बन जाते हैं। कैसे? सेक्शन 68, 69, 70, 71 एंड 72। तो इन टोटल 5 सेक्शंस हैं ये, सेक्शन 68 टू 72। दीज आर कॉल्ड एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स obligations imposed by law, right? तो यहाँ ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। डन। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो देखो भाई, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? देखो, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में वी हैव सीन दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बट in some cases there is no offer, no acceptance, no consensus ad idem, and in fact no intention on the part of the parties to enter into a contract, and still the law implies a promise imposing obligations on the one party and conferring a right in favor of the other one. तो क्या कहना चाह रहा है कि जनरली जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो उसमें ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसेंसस एड आइटम, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में क्या होता है, ना तो कोई ऑफर होती है, ना कोई एक्सेप्टेंस होती है, ना कंसेंसस एड आइटम होता है, राइट? ना ही कोई इंटेंशन ऑफ द पार्टीज होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। बट उसके बाद भी कानून क्या करता है? कानून ने आपके ऊपर कुछ ओब्लिगेशंस इम्पोज की हुई हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट? तो यही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन 68 से लेके 72 तक कितने सेक्शन हो गए? 5 सेक्शन, 68, 69, 70, 71, 72। तो सबसे पहले हम लोग देखो सेक्शन 68 की बात कर रहे हैं यहाँ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स में। सेक्शन 68 क्या कहता है? देखो, claim for necessaries supplied to a person incapable of contracting or on his account। मीन्स क्या कहना चाह रहा है वो कि अगर आपने कुछ नेसेसरी सप्लाई की हैं, किसको? पर्सन इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर ऑन हिज अकाउंट, मतलब या तो इनकेपेबल पर्सन को आपने नेसेसरी सप्लाई की है, या फिर उसके डिपेंडेंट्स को जो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सेक्शन 68 कहता है उस केसेस में आप पैसा रिकवर कर सकते हैं, राइट? सूट भी फाइल कर सकते हैं रिकवरी के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक बात। तो मीन्स अगर आपने थिंग्स ऑफ नेसेसरी सप्लाई किए हैं किसको? किसी इनकेपेबल पर्सन को या उसके बिहाफ पे उसके डिपेंडेंट्स को, तो आप लीगली रिकवर कर सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं सेक्शन 68। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें, देखो माइनर को आपने नेसेसरी सप्लाई किए हैं, माइनर को आपने मेडिकल सर्विसेज दे दी, तो मेडिकल सर्विसेज भी नेसेसरीज में ही आएगा। तो क्या आप लीगली रिकवर कर सकते हैं? बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। वैसे तो देखो, इनकेपेबल पर्सन्स के साथ आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो वॉइड होता है, बट अगर आपने नेसेसरी सप्लाई की है तो लीगली रिकवर कर सकते हैं। ऐसा क्यों लॉ बनाया? वो इसलिए कि अदरवाइज तो आप उसको नेसेसरी भी सप्लाई नहीं करोगे। मान लो किसी माइनर का एक्सीडेंट हो गया, तो जो डॉक्टर है वो तो मेडिकल सर्विसेज भी नहीं देगा उसको, क्या सोच के कि भाई ये तो माइनर है, लीगली रिकवर कर नहीं सकते, तो इसलिए वो उसको सर्विसेज ही नहीं देगा। तो सेक्शन 68 क्या कहता है कि अगर आपने नेसेसरीज दी हैं तो लीगली रिकवर कर सकते हैं, बट आप उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं करा सकते, उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं, राइट? तो देखो क्या कहता है सेक्शन 68। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support is supplied by another person
with necessaries suited to his conditions in life. The person who has furnished the supplies is entitled to be reimbursed from the property of such incapable person. समझ गए बात? ठीक है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी से लीगली रिकवर कर सकते हैं. डन. और इनकेपेबल पर्सन्स होते कौन कौन है भाई? माइनर है, इडियट्स है, लूनेटिक्स हैं, राइट? ये सब लोग कवर अप होंगे. फॉर एग्जाम्पल लिखो जी, एक एग्जाम्पल लिखो इसमें, उससे बात ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको. ए सप्लाइज बी अ लूनेटिक. बी कौन है? एक लूनेटिक है with necessaries suitable to his conditions in life. A is entitled to be reimbursed from B's property. ठीक है जी, यहाँ तक बात. तो क्या कहना चाह रहा? देखो, ए ने कुछ नेसेसरी सप्लाई किए हैं किसको? बी को. बी कौन है? एक लूनेटिक है. ठीक है, नेसेसरी सप्लाई किए हैं सुटेबल टू हिज कंडीशंस इन लाइफ, जिनको उनको ज़रूरत थी, बी को ज़रूरत थी. तो अब क्या कर सकता है? ए जो है ना, लीगली रिकवर कर सकता है किसकी प्रॉपर्टी से? बी की. ये कहना चाह रहा है. ठीक है जी. बट सेक्शन 68 अप्लाई करने के लिए ये चीज़ याद रखना है कि थिंग्स ऑफ नेसेसरीज होना चाहिए, थिंग्स ऑफ लग्जरीज नहीं होना चाहिए. तो थिंग्स ऑफ नेसेसरीज में क्या आएगा? लाइक माइनर के बच्चे की स्कूल फीस जमा करा दी आपने, ट्यूशन फीस जमा करा दी आपने, उसको घर का राशन दे दिया आपने, उसको साइकिल दिला दी स्कूल जाने के लिए. ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप लीगली रिकवर कर सकते हैं. या फिर मेडिकल सर्विसेज दे दी आपने. ठीक है, बट अगर आपने उसको मूवी देखने जाने के लिए टिकट प्रोवाइड कर दिए, ये लग्जरीज में काउंट होगा. या आपने उसको मोटर कार दिला दी, ये लग्जरीज में काउंट होगा. या आपने उसको महंगे वाला मोबाइल फ़ोन दिला दिया, ये लग्जरीज में काउंट होगा. बट बेसिक फ़ोन दिलाया तो वो नेसेसरी है आज की डेट में. डन. तो अगर नेसेसरीज दोगे तो आप लीगली रिकवर कर सकते हैं. अदरवाइज इनकेपेबल पार्टीज़ के साथ किया हुआ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है. बट जो नेसेसरीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया वो वैलिड माना जाएगा आपका. डन. ये था सेक्शन 68. अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 69. देखो क्या कहते हैं जी, सेक्शन 69 की बात करते हैं. सेक्शन 69 में क्या कह रहा है? देखो, रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड. सेक्शन 69 बोल रहा है. तो वो ये कहना चाह रहा है भाई कि पेमेंट करना तो था किसी और ने और कर दिया मैंने क्यों किया? मेरा कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था. तो क्या मैं अब उससे लीगली रिकवर कर सकता हूँ जिसको एक्चुअल में ये पेमेंट करना था? सेक्शन 69 कह रहा है बिल्कुल लीगली रिकवर कर सकते हैं आप. समझ रहे हैं बात? पेमेंट किसी और ने करना था, कराया मैं. क्यों करके आया? चैरिटी नहीं करके आया हूँ, मेरा कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए. तो मैं लीगली रिकवर कर सकता हूँ अंडर सेक्शन 69. किससे? हु वाज लायबल टू पे. डन. क्या कहता है? देखो, a person who is interested in the payment of money which another is bound by the law to pay and who therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. तो किससे reimburse कर सकते हैं आप? अदर पार्टी से. फॉर एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखो, बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल. बी के पास एक जमीन है, बंगाल में है, ऑन अ लीज ग्रांटेड बाय ए. लीज पे ले रखी है बी ने. किससे? ए से. तो मीन्स दो पार्टी हो गए, एक बी हो गया, एक ए हो गया. ये बी तो क्या हो गया? एक तरह से लेस ही हो गया. ए कौन हो गया? लेसर हो गया. बी ने ज़मीन ले रखी है ए से लीज पे. ठीक है, तो लेसर कौन है? ए. डन. उसके बाद क्या हुआ? ए कौन है? जमींदार है जी. ये लो, ये जमींदार है. द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू द गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर.
तो ये जो गवर्नमेंट है इसके टैक्सेस वगैरह बकाया नहीं होंगे, ए ने जमा नहीं कराए होंगे, टैक्सेस अनपेड हैं, टैक्सेस क्या हैं, अनपेड हैं, टैक्सेस जमा नहीं कराए जी गवर्नमेंट के, किसने, ए ने। तो हिज लैंड इज एडवर्टाइज्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आज एडवर्टीजमेंट इशू कर दिया कि भाई ये जो लैंड है ये बेचेंगे और इससे टैक्सेस की रिकवरी करेंगे। एंड अंडर द रेवेन्यू लॉ द कंसिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी द एनवलमेंट ऑफ लीज। तो एनवलमेंट का मतलब कैंसिलेशन है ना, एनवलमेंट मीन्स कैंसिलेशन, मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये ज़मीन बिकेगी तो जो लीज़ है वो तो कैंसिल हो जाएगी, और लीज़ कैंसिल होगी तो नुकसान किसका होगा, बी का, बी को डैमेजेस होंगी, हाँ कि ना, लीज़ कैंसिल हो जाएगी ना भाई, तो बी को नुकसान होगा। तो बी ने क्या किया, बी टू प्रिवेंट द सेल एंड कंसिक्वेंट एनवलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट द सम्स ड्यू फ्रॉम ए। तो ये जो बी है ना ये पैसे दे आया गवर्नमेंट को, ये पैसे दे के आया गवर्नमेंट को टैक्सेस के, टैक्सेस पेड है ना, क्यों, अपनी लीज को बचाने के लिए, इसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, और एक्चुअल में ये टैक्सेस देने किसको थे, ए को, बट देखे कौन आया, बी, क्यों दे के आया, उसका इंटरेस्ट था। तो क्या अब बी ए से लीगली रिकवर कर सकता है, क्वेश्चन ये अराइज होता है, लीगली रिकवर कर सकता है, कोर्ट कहता है जी बिल्कुल कर सकता है, ए इज बाउंड टू मेक गुड टू बी द अमाउंट सो पेड, ठीक है जी, तो बी लीगली रिकवर कर सकता है किससे, ए से, डन। तो देखो सेक्शन 69 अप्लाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, सेक्शन 69 के लिए कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशन सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, नंबर 1, जो पेमेंट आप कर रहे हैं शुड बी बोनाफाइड एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, बोनाफाइड मतलब गुड फेथ में कर रहे हैं आप, आपकी कोई विल इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, और किस लिए कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। द पेमेंट शुड नॉट बी वॉलेंट्री वन, तो आपने जो पेमेंट किया है अपनी मर्जी से ना किया हो, राइट, मतलब चैरिटी ना की हो एक तरह से। एंड थर्ड वन, तो चैरिटी ना की हो, वॉलेंट्री ना किया हो, मतलब मजबूरी थी आपकी, क्यों पेमेंट करके आए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। थर्ड वन, द पेमेंट must be such as other party was bound by the law to pay, तो मीन्स जो अदर पार्टी थी उसके लिए भी ये लीगल डेट था, ठीक है ना, डिस्प्यूटेड डेट नहीं था, मतलब उसको ये पेमेंट करना ही करना था, श्योर एंड सर्टेन लायबिलिटी थी उसकी, बट अगर डिस्प्यूटेड लायबिलिटी थी फिर भी आप पे कराए तो लीगली रिकवर नहीं कर सकते, समझ रहे ना बात। चलो जी ठीक है, ठीक है जी। तो सेक्शन 69 अप्लाई करने के लिए 3 कंडीशंस हैं आपके पास। सबसे पहली कंडीशन क्या थी, पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने पेमेंट किया हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, मेरा जो फ्रेंड था मैं उसके घर गया, उसकी और मकान मालिक की लड़ाई हो रही थी, किराए पे रहता है वो, मेरा मोबाइल उसके घर पे छूट गया, फ्रेंड के घर पे, तो जो मकान मालिक था ना, जो लैंडलॉर्ड था, उसने जो वो मेरा वाला फ़ोन था, मोबाइल फ़ोन, वो अपने पोजेशन में ले लिया। मुझे बाद में याद आया मेरा मोबाइल फ़ोन तो वहीं रह गया भाई, तो मैंने फ़ोन मिलाया अपने फ़ोन पे, तो मकान मालिक बात कर रहा है, कहता है सिर्फ फ़ोन मेरे पास है, और आपका जो फ्रेंड है ना ये मेरा किराया नहीं दे रहा है पिछले 3 महीने से, और मैं ये फ़ोन नहीं दूंगा जब तक आप मेरा किराया नहीं दिलवाओगे, ठीक है। और उस फ़ोन की मुझे अर्जेंट ज़रूरत है, अर्जेंट कॉल्स आने वाली है मेरी, तो मैंने क्या किया, उसका रेंट का पेमेंट कर दिया 3 महीने का, और अपना मोबाइल छुड़ा लिया। तो क्या मैं लीगली रिकवर कर सकता हूँ अपने फ्रेंड से? बिल्कुल। मैंने देखो चैरिटी नहीं की है, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने पेमेंट किया उसका, ठीक है जी। तो जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या कहना चाह रहा है वो, द पेमेंट शुड नॉट बी अ वॉलेंट्री वन, कि पेमेंट आपने वॉलेंट्री ना किया हो, मीन्स चैरिटी ना किया हो एक तरह से। तो मान लो आज सुबह सुबह दो पड़ोसी लड़ रहे थे मेरे 500 रुपये के लिए, तो मैंने पूछा भाई शोर शराबा क्यों कर रहे हो सुबह सुबह? वो ये कहता है सर मेरे 500 रुपये चाहिए, 500 रुपये नहीं दे रहा है। मैंने कहा यार 500 रुपये के लिए इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ले मैं दे देता हूँ, मैं दे आया 500 रुपये। तो क्या मैं आप लीगली रिकवर कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने ये चैरिटी की है। थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, द पेमेंट शुड बी सच एज द अदर पार्टी वॉज बाउंड बाय द लॉ टू पे,
मतलब आपने जो पेमेंट किया है ना, या मैं जो पेमेंट करके आया हूँ, वो पेमेंट कौन से वाला डेट होना चाहिए? श्योर एंड सर्टेन वाला होना चाहिए, डिस्प्यूटेड वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं मकान मालिक को किराया दे के आया, बट मकान मालिक जो किराया मांग रहा है वो डिस्प्यूटेड वाला रेंट था, मतलब कोर्ट में केस चल रहा है उस रेंट से रिलेटेड, और मैं दे आया वो रेंट, तो क्या मैं अब लीगली रिकवर कर सकता हूँ अपने फ्रेंड से? नहीं, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रेंट था, अभी मेरे फ्रेंड की लायबिलिटी बनती ही नहीं है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, तो अगर मैं देख के आ रहा हूँ तो ये मेरी गलती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशंस थी सेक्शन 69 अप्लाई करने के लिए जी। डन। चलो जी नेक्स्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपका सेक्शन 70 है। देखो क्या कहता है सेक्शन 70, ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, कि अगर किसी बंदे ने आपके लिए कुछ नॉन ग्रेशियस एक्ट किया है तो आपकी ऑब्लिगेशन है कि आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है जी, देखो पढ़ते हैं सेक्शन 70 क्या कह रहा है। व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेशियसली, राइट, और उसकी इंटेंशन ग्रेशियस इंटेंशन नहीं है, ग्रेशियस मतलब चैरिटेबल इंटेंशन नहीं है, उसकी चैरिटी करने की कोई इंटेंशन नहीं है, एंड सच अदर पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयर ऑफ, मीन्स किसी पार्टी ने आपके लिए कुछ फेवर किया है और उसकी इंटेंशन चैरिटेबल इंटेंशन नहीं है और आपको उससे बेनिफिट भी हुआ है, आपने बेनिफिट भी डराइव किया है, द लेटर मतलब आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इज बाउंड टू मेक कंपनसेशन टू द फॉर्मर। ठीक है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा उसको। तो फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे शू शाइनर है, ठीक है, या कुली है, समझते हैं ना, शू शाइनर है, आप रेलवे स्टेशन पे बैठे थे, बेंच के ऊपर पैर ऊपर करके बैठे थे, शू शाइनर आया, उसने आपके शूज़ उठाए और पॉलिश करना शुरू कर दिया। ठीक है, तब एक बात बताओ, जो शू शाइनर है क्या उसकी इंटेंशन ग्रेशियस इंटेंशन है, चैरिटी कर रहा है वो? नहीं, इम्प्लाइड है, पैसे मांगेगा वो आपसे। तो सेक्शन 70 कह रहा है कि भैया पैसे तो अब आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसकी इंटेंशन चैरिटेबल नहीं थी, अदरवाइज तो आप उसको मना करते जब वो शूज़ उठा रहा था कि भाई मुझे नहीं कराना है पॉलिश वॉलिश। ठीक है, तो शू शाइनर की इंटेंशन ग्रेशियस भी नहीं है और आपने उसको मना भी नहीं किया, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, मतलब आपको पैसे अब देने पड़ेंगे प्रोवाइडेड कि आपने बेनिफिट डराइव किया हो। अब सपोज करो उसने स्पोर्ट शूज उठाए, वो पॉलिश कर दिए आपके, तो बताओ आपको बेनिफिट डराइव हुआ है क्या? बेनिफिट हुआ है? कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, लॉसेज हो गए आपको, नुकसान कर दिया उसने आपका, और ऊपर से पैसे भी मांग रहा है, बताओ आप देने हैं क्या? नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 70 अप्लाई करने के लिए कंडीशंस क्या हैं? नंबर 1, द थिंग्स मस्ट हैव बीन डन लॉफुली, लॉफुली किया उसने काम, अनलॉफुली ना किया हो। सेकेंड वन, द पर्सन डूइंग द एक्ट शुड नॉट हैव इंटेंडेड टू डू इट ग्रेशियसली, मतलब उसकी इंटेंशन ग्रेशियस इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। एंड द थर्ड वन, द पर्सन फॉर whom द एक्ट इज डन मस्ट हैव एंजॉयड द बेनिफिट ऑफ द एक्ट, कि आपको बेनिफिट भी हुआ हो उसके काम से। ठीक है, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है, वेयर द कुली टेक्स द लगेज एट द रेलवे स्टेशन, समझ के कि रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन जाके रुकती है, और आपने देखा होगा कई बार कुली लोग आपके हाथ से आपका लगेज ले लेते हैं। ठीक है, किस लिए कि चलो मैं बाहर तक आपको छोड़ाता हूँ, टैक्सी तक, तो क्या उस कुली की इंटेंशन चैरिटेबल है, ग्रेशियस इंटेंशन है? नहीं जी, पैसे मांगेगा वो आपसे, तो आपको पैसे बाद में देने पड़ेंगे। ये कह रहा है देखो, where the coolie has taken the luggage at the railway station without being asked by the passenger, पैसेंजर ने उसको कहा नहीं है, या फिर शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग शूज ऑफ द पैसेंजर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो, एंड इफ द पैसेंजर डज नॉट ऑब्जेक्ट टू दैट, और पैसेंजर ऑब्जेक्शन भी नहीं कर रहा है कि भाई तू मेरा लगेज क्यों ले रहा है, देन ही इज बाउंड टू पे रीजनेबली फॉर द सम एज द वर्क वाज नॉट इंटेंडेड टू बी ग्रेशियस। तो कुली की इंटेंशन ग्रेशियस इंटेंशन नहीं है, इसलिए इसको आपको पैसे तो देने पड़ेंगे। ऐसे ही शू शाइनर की इंटेंशन भी ग्रेशियस नहीं है, तो उसको आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, ये आपकी लीगल ऑब्लिगेशन है, सेक्शन 70 कहता है, राइट। इसी में एक एग्जांपल और लिख लो जी। चलो,
A saves B's property from fire। ठीक है, कि मान लो बी के घर में आग लग गई और ए ने उसके घर की आग बुझा दी, पानी वानी डाल के जैसे भी कुछ करके। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जो ए की इंटेंशन है ग्रेशियस इंटेंशन है नॉन ग्रेशियस इंटेंशन है? ये तो ग्रेशियस इंटेंशन थी, तो क्या पैसे मांग सकता है ए इस केस में? नहीं। तो लिखो जी, ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी कंपनसेशन। ए को कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगी इस केस में, राइट? क्योंकि सर्कमस्टांसेस क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि उसने ये जो भी कुछ किया वो ग्रेशियसली किया, चैरिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से किया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। देखो सेक्शन 71 क्या कहता है। सेक्शन 71, तो देखो सेक्शन 71 बात कर रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स की। मीन्स आपको पड़े हुए रास्ते में पड़ा हुआ कोई गुड्स मिल जाता है, मोबाइल मिल जाता है, पर्स मिल जाता है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उठाओ और जेब में रख लो और घर ले जाओ? नहीं, सेक्शन 71 मना करता है कि जैसे ही आपने इस मोबाइल को उठाया वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो गई। या तो आपने दूर से देखा मोबाइल फ़ोन पुराना है जी, बेसिक है, आपने हाथ भी नहीं लगाया, उठाया भी नहीं, देख के चले गए, तो कोई ड्यूटी क्रिएट नहीं हुई आपकी। बट आपने उसको उठाया, देखा टूटा हुआ है जी, बेसिक फ़ोन है जी, क्या फ़ायदा है रिस्क लेने से, वापस रख दिया, तो आपकी ड्यूटी क्रिएट हो गई, तो आपको उठाना ही नहीं है, टच ही नहीं करना है। ये कहना चाह रहा है वो। तो मीन्स जैसे ही आप इस मोबाइल फ़ोन को उठाओगे तो आपके राइट्स भी क्रिएट हो गए कुछ, और कुछ ड्यूटीज़ भी क्रिएट हो गई। तो एक तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया आपका ट्रू ओनर के साथ, जबकि आप ट्रू ओनर को जानते नहीं हैं अभी। समझ गए? तो क्या राइट्स हैं आपके? राइट्स तो ये हैं कि भाई यू आर हैविंग अ बेटर टाइटल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, छोड़ के सिर्फ एक बंदे को, दैट इज ट्रू ओनर। ठीक है, इवन सपोज करो आपको ये मोबाइल फ़ोन मेरे इंस्टीट्यूट से पड़ा हुआ मिला किसी का, तो मैं भी आपसे ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे इंस्टीट्यूट से मिला ये मोबाइल फ़ोन, मुझे दो आप। इसके वैलिड ओनर कौन माने जाएंगे? आप माने जाएंगे अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, छोड़ के सिर्फ किसको? एक बंदे को, दैट इज ट्रू ओनर। मीन्स अगर ट्रू ओनर मिल जाता है तो उसको तो आपको वापस देना पड़ेगा, बट कोई और नहीं मांग सकता आपसे ये फ़ोन। ये आपका राइट है। आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं? कि आपको कोशिश ज़रूर करनी है टू ट्रेस आउट द ट्रू ओनर, पूरी कोशिश करनी है ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने की। तो जो गुड्स अगर आपको मिले वो वैल्यूएबल्स हैं, कॉस्टली हैं, तो आपको फिर न्यूज़पेपर में नोटिस भी देना चाहिए, लोकल न्यूज़पेपर में। और अगर वो वैल्यूएबल्स नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? जहाँ से ये गुड्स मिला वहाँ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से 3 बार चिल्लाना चाहिए कि भाई मुझे ये मोबाइल फ़ोन मिला है, जिस किसी का हो पहचान बताए और मुझसे ले ले। और अगर आप ये ड्यूटी सही से डिस्चार्ज नहीं करते तो यू विल बी लायबल एज ए ट्रेसपासर। ठीक है, तो मतलब एक तरह से आप चोर कहलाएंगे उस केस में। ये कहना चाह रहा है सेक्शन 71। डन। और हाँ, ये भी ज़रूर है कि ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने के लिए अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं तो ये आपका लीगल राइट है कि आप उससे मांग सकते हैं लीगली। किससे? ट्रू ओनर से। बट उसके लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते आप। ठीक है ना, कि जो आपके एक्सपेंसेस हुए टू ट्रेस आउट द ट्रू ओनर, उन एक्सपेंसेस को आप मांग तो सकते हैं, आपके पास राइट ऑफ लियन भी है। मीन्स आप कह सकते हैं ट्रू ओनर को कि भाई तेरा मोबाइल फ़ोन नहीं दूंगा, कब तक? जब तक तू मेरे पैसे नहीं देगा। बट मान लो आपने उसका मोबाइल फ़ोन दे दिया और बाद में वो आपके पैसे दे नहीं रहा है, तो आप उसके ऊपर सूट फाइल नहीं कर सकते रिकवरी के लिए। क्यों? दैट्स बिकॉज ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका और उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं भाई आपस में। समझ गए बात? बट अगर उसने इनाम डिक्लेयर किया हुआ था कि जो भी कोई मेरा फ़ोन ढूंढ के लेके आएगा मैं उसको 1000 रुपये इनाम दूंगा, तो उस केस में तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। आप दोनों पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, क्योंकि ये जनरल ऑफर था और आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये। समझ गए? तो इट मीन्स एक्सपेंसेस के लिए तो आप सूट फाइल नहीं कर सकते, बट जो उसने अवार्ड डिक्लेयर किया था उसके लिए सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो सेक्शन 71 बुक से पढ़ते हैं क्या कहता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, who finds goods belonging to another and takes them into his custody is subject to the same responsibility as that of a bailee।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट की तरह से ट्रीट होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है ये आप लोग सीए इंटर लेवल पे पढ़ेंगे, राइट। Thus, an agreement is also implied by law between the owner and the finder of the goods. तो कानून भी क्या मान के चलेगा कि एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया किस किस के बीच में, ओनर एंड फाइंडर के बीच में, राइट। ड्यूटीज़ क्या है जी फाइंडर की, मतलब जो फाइंडर है उसकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, उसके कुछ राइट्स भी हैं। ड्यूटीज़ की अगर हम लोग बात करें तो क्या ड्यूटीज़ हैं फाइंडर की। नंबर वन, ट्राई टू फाइंड आउट द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, ठीक है। एंड नंबर 2, मस्ट नॉट अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी टू हिज ओन यूज, तो इस गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज नहीं करेगा, राइट। थर्ड वन, ही मस्ट रीस्टोर, थर्ड ड्यूटी की आपकी, ही मस्ट रीस्टोर द गुड्स टू ट्रू ओनर है ना, ही मस्ट रीस्टोर द गुड्स टू ट्रू ओनर, ठीक है। तो ये ड्यूटीज हैं आपकी। और एक और ड्यूटी है देखो, फोर्थ ड्यूटी, ही मस्ट टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स। तो कहते हैं इस गुड्स की उसको इतनी ही केयर करनी है जितनी आप अपने गुड्स की करते हो। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सेम वैल्यू ऑफ गुड्स की जितनी केयर आप अपने गुड्स की करते हो उतनी ही उस वाले गुड्स की भी करनी है जो आपको मिला है। ये सब आपकी ड्यूटीज़ है। और अगर आपने इन ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज नहीं किया तो यू विल बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 403 ऑफ इंडियन पेनल कोड, राइट। तो सेक्शन 403 में आपके अगेंस्ट केस हो सकता है, ठीक है जी, यहाँ तक बात। तो ये तो आपकी ड्यूटीज़ हैं। आपके कुछ राइट्स भी हैं, देखो क्या राइट्स हैं। नंबर 1, ही कैन रिटेन the possession of the goods, he can retain the possession of the goods against everybody in the world, right. Number 2, he is entitled to receive from the true owner all expenses incurred by him for preserving the goods or finding out the true owner। तो फाइंडर के जितने भी खर्चे हुए हैं ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने में या गुड्स को प्रिजर्व करने में, लाइक इंश्योरेंस वगैरह कराया जी उसने, राइट। तो वो सब खर्चे तो किसको देने पड़ेंगे, ट्रू ओनर को। तो ट्रू ओनर की ड्यूटी हो गई और फाइंडर का क्या बन गया, ये राइट, ठीक है जी। थर्ड राइट क्या है आपका, ही हैज़ अ लियन ऑन द गुड्स, राइट ऑफ लियन मिलेगा आपको। इट मीन्स आप ट्रू ओनर को मना कर सकते हैं कि भाई तुम्हारा मोबाइल फ़ोन नहीं दूंगा जब तक आप मेरे पैसे नहीं देंगे। तो ही हैज़ अ लियन ऑन द गुड्स फॉर द मनी सो स्पेंड, दैट इज ही कैन रिफ्यूज टू रिटर्न द गुड्स टू द ट्रू ओनर until these monies are paid। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, देखो राइट ऑफ लियन तो है बट राइट टू श्यू नहीं है, नो राइट टू श्यू फॉर एक्सपेंसेस। ये लो मैं लिख देता हूँ, नो राइट टू श्यू फॉर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस के लिए आप श्यू नहीं कर सकते उसको, बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, ठीक है। तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू फाइल अ सूट फॉर द रिकवरी ऑफ सच सम्स, डन। बट ही कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द ओनर टू रिकवर एनी रिवॉर्ड। ये फोर्थ राइट बना लो आप इसको, कि अगर ट्रू ओनर ने कोई रिवॉर्ड डिक्लेयर किया हुआ था, इनाम डिक्लेयर किया हुआ था कि जो भी कोई फ़ोन ढूंढ के लाएगा मैं उसको 1000 रुपये दूंगा, आप ढूंढ लाए, तो ये एक जनरल ऑफर था, आपने एक्सेप्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब दोनों आप क्या हो गए, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। इट मीन्स रिवॉर्ड के लिए तो आप सूट फाइल कर सकते हैं बट एक्सपेंसेस के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते, राइट, ठीक है। तो ये सब ड्यूटीज़ थे, आपके राइट्स थे। और साथ में क्या कहते हैं, देखो द फाइंडर ऑफ द गुड्स इज एंटाइटल्ड टू सेल द गुड्स, कि जो फाइंडर ऑफ गुड्स है वो इस गुड्स को बेच भी सकता है इफ़ द ओनर कैन नॉट फाउंड आउट और इफ़ ही रिफ्यूजेज टू पे लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर। कि या तो ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा है या फिर ट्रू ओनर मिल गया बट वो मना कर रहा है, सर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं देता, आप गुड्स ही रख लो। तो इन दो सिचुएशन में फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स इस गुड्स को बेच भी सकता है। कौन सी दो सिचुएशन है, नंबर 1, व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग, मतलब पेरिशेबल गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं भाई, पेरिशेबल गुड्स हैं, लाइक वेजिटेबल्स हैं,
ठीक है। कॉस्टली मेडिसिन हैं, मेडिसिन तो बड़ी कॉस्टली आती है भाई। अब वो मेडिसिन की एक्सपायरी डेट नज़दीक आ रही है, ट्रू ओनर मिल नहीं रहा, तो उनको अपने पास रखने से क्या फ़ायदा है, वो मेडिसिन किसी भी काम की नहीं रहेंगी, बेकार हो जाएंगी एक्सपायरी डेट के बाद। तो इससे अच्छा तो आप उन्हें मार्केट में बेच ही दो, पैसा वसूल कर लो। तो एक केस तो क्या है, कब बेच सकते हैं आप गुड्स को, जब अगर वो पेरिशेबल नेचर के गुड्स हैं। नंबर 2, वेयर द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर अमाउंट्स टू एटलीस्ट 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स फाउंड। कि आपके जो लॉफुल चार्जेस हैं वो 2/3 से ज़्यादा हो गए, तो उस केस में भी आप इस गुड्स को बेच के पैसा रिकवर कर सकते हैं। ठीक है जी। और गुड्स बेचने के बाद क्या कह रहा है देखो, ट्रू ओनर इज एंटाइटल्ड टू गेट द बैलेंस ऑफ सेल प्रोसीड्स इफ देर इज सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लॉफुल चार्जेस। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मान लो आपके तो लॉफुल चार्जेस कितने हुए थे, 8,000 रुपीज़, और गुड्स कितने का बिक गया, 9,000 का। तो कहता है जो 1,000 सरप्लस आपके पास है वो दे दो ट्रू ओनर को। और अगर रिवर्स केस हुआ, आपके खर्चे हुए थे 8,000, मोबाइल फ़ोन बिका है 7,000 का, तो आप ट्रू ओनर से 1,000 मांग सकते हैं। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में और देखो क्या कहता है, इट मे बी नोटेड दैट नो वन एक्सेप्ट द रियल ओनर कैन क्लेम पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द फाइंडर। कि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स से सिर्फ और सिर्फ लीगली कौन मांग सकता है गुड्स, ट्रू ओनर, कोई और नहीं मांग सकता। इफ एनीबडी डिप्राइव्स हिम ऑफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स ही कैन फाइल अ सूट फॉर डैमेजेस फॉर ट्रेसपास। समझ गए, कि अगर कोई और उसको डिप्राइव करता है इस राइट से, तो उसके ऊपर फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स केस फाइल कर सकता है। ठीक है, ट्रेसपास का एग्जाम्पल देखते हैं जी, क्या कहता है एग्जाम्पल में। एच पिक्ड अप अ डायमंड ऑन द फ्लोर ऑफ एफ शॉप। एच को एक डायमंड पड़ा हुआ मिला, किसकी शॉप पे, एफ की। राइट, ठीक है। अब एच ने क्या किया, ये डायमंड किसको हैंड ओवर कर दिया, हैंडेड ओवर टू एफ। ठीक, तो देखो डायग्रामेटिक वे में समझाता हूँ लो इसको। ये एच है जी, या चलो ये एफ ले लेता हूँ इस साइड, ये एफ है, ये एच है, एफ की शॉप है। ये जो एच है कस्टमर होगा, इसकी शॉप पे गया होगा, वहाँ इसको डायमंड पड़ा हुआ मिल गया, किसको, एच को। एच ने वो डायमंड उठा के किसको दे दिया, एफ को दे दिया, कि भाई ये डायमंड पड़ा हुआ है किसी का गिर गया होगा। ठीक है, तो ट्रू ओनर को दे देना, आप कोई आए मांगने तो दे देना उसका। ठीक है जी। इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स द ट्रू ओनर कुड नॉट बी सर्च्ड। ये जो एफ है ना, जो शॉपकीपर था एक तरह से, इसने ना भाई बेचारे ने बड़ी मेहनत की ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने में, बट ट्रू ओनर नहीं मिला। आफ्टर द लैप्स ऑफ सम वीक्स, कुछ समय बाद या मतलब कुछ सप्ताह बाद, ये एच गया किसके पास, एफ के पास, और क्या कह रहा है कि भाई ट्रू ओनर मिला कि नहीं मिला। एफ कहता है जी नहीं मिला। तो एच क्या कह रहा है, एच ने एक तो लॉफुल एक्सपेंसेस देने के लिए तैयार हो गया, उसके लॉफुल एक्सपेंसेस ऑफ एफ के। भाई ट्रू ओनर को फाइंड आउट करने में एफ ने खर्चा तो किया ही होगा, तो लॉफुल चार्जेस दे रहा है उसको, और साथ में एक इंडेमनिटी बॉन्ड दे रहा है, लिखित में है ना स्टैम्प पेपर पे। क्या इंडेमनिटी बॉन्ड दे रहा है, कि भाई ये डायमंड मुझे इसकी शॉप से बड़ा हुआ मिला था, मैंने इसको दे दिया था, और ये डायमंड मैं ले जा रहा हूँ आज, क्योंकि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स मैं हूँ, और इन केस अगर फ्यूचर में ट्रू ओनर मिलता है तो ट्रू ओनर मेरे पास आए और मैं उसको ये डायमंड लौटा दूंगा। ये इंडेमनिटी बॉन्ड देना चाहता है उसको। तो क्या कह रहे हैं देखो, एच टेंडर्ड एफ lawful expenses incurred by him for finding out the true owner and an indemnity bond and requested him to return the diamond to him। और रिक्वेस्ट की शॉपकीपर से कि भाई ये डायमंड मुझे दे दो, क्योंकि सेक्शन 71 कहता है ये डायमंड तो मेरा है। एफ रिफ्यूज टू डू सो, एफ ने मना कर दिया, दुकानदार ने, शॉपकीपर ने, कहते नहीं ये तो मैं नहीं दूंगा जी, ये तो मेरा हो गया। तो अब आप बताओ, ये डायमंड शॉपकीपर का है कि फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स, मतलब सेक्शन 71 अप्लाई करोगे, सेक्शन 71 अप्लाई करोगे। तो कोर्ट ने भी यही कहा, लिखो जी, द कोर्ट हेल्ड दैट एफ मस्ट रिटर्न द डायमंड टू एच as he was entitled
to retain the goods, as against everybody, except the true owner, ठीक है जी। तो केस का नाम क्या है? केस का नाम है भाई हॉलिन्स वर्सेस फोलर, ठीक है ना। तो F स्टैंड्स फॉर फोलर एंड H स्टैंड्स फॉर हॉलिन्स। क्लियर है बात? ये था सेक्शन 71। अब हम आते हैं देखो सेक्शन 72 पे। सेक्शन 72 क्या कह रहा है देखो, liability of persons to whom money is paid or things delivered by mistake or under coercion। मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि गुड्स की मिस डिलीवरी हो गई, ठीक है ना। तो लाइक जैसे कोरियर वाला है, पोस्टमैन है, अमेजोन वाला है, वो मिस डिलीवरी कर गया, आपको देना था पड़ोसी को, दे गया आपको, तो आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती है क्या इस केस में? भाई देना था पड़ोसी को, दे गया आपको वो, और आपने उस गुड्स को यूज़ भी कर लिया या ईटेबल से तो कंज्यूम भी कर लिया, ये सोच के कि भैया तो आपका गुड्स, ऐसे कैसे सोच लिया भैया आपने? तो आपकी लीगल ड्यूटी क्रिएट हो गई सेक्शन 72 में। लीगल ओब्लिगेशन है। क्या लीगल ओब्लिगेशन है? कि या तो पड़ोसी को वो सामान वापस करो या उसके बदले आप उसे पैसे दो, मतलब कंपनसेट करो, ये कहना चाह रहा है, राइट। तो क्या कहते हैं देखो सेक्शन 72 में, दिस इज द फिफ्थ एंड लास्ट काइंड ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्ड इन द एक्ट। सेक्शन 72 डिक्लेयर्स दस अ पर्सन्स टू whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it, right? Must repay or return it. Accordingly, if one party under a mistake pays to another party money which is not due by the contract or otherwise that the money must be repaid। मतलब मैं गलती से पैसे दे आया जी, आपके बनते नहीं थे बट फिर भी गलती से दे आया, ठीक है, तो आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती क्या? आप ये पैसे लेकर रख लोगे बस? नहीं। अब मैं आपके ऊपर सूट फाइल कर सकता हूँ लीगल रिकवरी के लिए, ये कहना चाह रहा हूँ। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, अ फ्रूट पार्सल इज डिलीवर्ड अंडर अ मिस्टेक टू आर हु कंज्यूम्स द फ्रूट्स थिंकिंग देम एज अ बर्थडे प्रेजेंट। समझ गए? तो मिस्टर आर के पास फ्रूट पार्सल की डिलीवरी हो गई। डिलीवरी क्या मिस डिलीवरी हो गई, थे पड़ोसी के, ठीक है, और मिस डिलीवर हो गई इसको, और इसने उनको कंज्यूम भी कर लिया, ये सोच के कि भाई ये तो उसका बर्थडे गिफ्ट है। तो आपकी लीगल ओब्लिगेशन है कि या तो आप ये गुड्स वापस करें, फ्रूट पार्सल वापस करें, और अगर नहीं कर सकते तो आप उसके बदले कंपनसेट करें, पड़ोसी को पैसे देने पड़ेंगे, राइट। ये कहना चाह रहा है। तो आंसर में लिखो, आर मस्ट रिटर्न द पार्सल, आर मस्ट रिटर्न द पार्सल और पे फॉर द फ्रूट्स, पे फॉर द फ्रूट्स, राइट। कौन कहता है ये बात? सेक्शन 72 कह रही है। तो ये भी एक तरह से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी लीगल ओब्लिगेशन है। डन। तो ये हम लोगों ने कितने सेक्शन डिस्कस किए आज? 5 सेक्शन डिस्कस किए हैं। सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72। सेक्शन 68 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था भाई? सेक्शन 68 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू अ इनकैपेबल पर्सन। 69 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर, ठीक है, पैसे देने थे किसी और को, दे आया कोई और, क्यों दे के आया? क्योंकि उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। थर्ड वन क्या पढ़ा था हमने? ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेशियस एक्ट, दैट इज सेक्शन 70। 71 में क्या पढ़ा फिर हमने? फोर्थ में रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा सेक्शन 72 में? लायबिलिटी ऑफ पर्सन्स टू whom मनी इज पेड और थिंग्स डिलीवर्ड बाय मिस्टेक। ठीक है जी। तो देखो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।